तो सबको दिख रही है ये कुंडली? दिख रही है ना सबको कुंडली है? जी। ठीक हाँ सर दिख रही है। है। चलिए, अब जिन हाउसेस में अभी जो हाउस खाली है उस पर बात नहीं करेंगे। जिस हाउस में प्लैनेट बैठे हुए हैं वो प्लैनेट इस कुंडली वाले को अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं कि खराब रिजल्ट दे रहे हैं, सिर्फ हम उस पर बात करेंगे आज। ठीक है। जैसे सबसे पहले इसका फोर्थ हाउस देखिए, यहाँ पर राहु बैठा हुआ है। क्या स्थिति हो सकती है यहाँ पर राहु की, या इस फोर्थ हाउस की क्या स्थिति हो सकती है? एक एक लोग बोलेंगे जिससे सबको क्लियर हो। आप पहले कौन बोलना चाहेगा? मंजू जी, आप बोलना चाहेंगी? जी सर, बताइए। राहु फोर्थ हाउस में बैठ के यानी कि शांत हो जाता है, लेकिन चंद्रमा को खराब कर देता है। चंद्रमा को खराब कर देता है। हाँ जी। ठीक है। अच्छी बात। कहने का मतलब यह है आपका कि राहु यहाँ पर बैठ के मतलब जो राहु के निगेटिव इफेक्ट्स हैं वो नहीं आएंगे, हाँ जी। लेकिन चंद्रमा खराब हो जाएगा। जी। है ना? हाँ अब जी। चंद्रमा की पोजीशन देखिए, जैसे फोर्थ हाउस की, जैसे राहु की आपने बात की। हाँ अब जी। चंद्रमा कितना खराब हो रहा है उसको भी देख लीजिए। कहाँ बैठा हुआ है चंद्रमा? ये आप बता दो प्लीज। मैं देखिए, कुंडली आपके सामने दिख रही है, चंद्रमा बताइए कहाँ बैठा हुआ है। सर, मैंने सर आपको मैं बताया था, मेरी विजन की प्रॉब्लम है। ओके ओके। सर मैं बताना चाह रही हूँ। हाँ, कौन सर कौन? रेखा। सर हाँ, रेखा रेखा। नमस्ते। चलिए हाँ चलिए जी आप सर। पूछिए। सर वैसे मुझे कम नॉलेज है। कोई बात सर नहीं। हाँ, सर यहाँ चंद्रमा हम हाँ जी हम भी सर। कम नॉलेज के साथ में ही बैठ के आपसे बात कर रहे हैं। सर चंद्रमा 11th हाउस में है। हाँ, ठीक है। और सर 11th हाउस में हमारे पास यहाँ पर शनि का और बृहस्पति का है। ठीक है। हाँ जी। तो बृहस्पति चंद्रमा का फ्रेंड है। हम्म। तो मतलब कि इतनी बुरी पोजीशन में नहीं है। देखिए, और 11वां हम्म घर जो होता है ना, उस पर हम्म। सबसे बड़ा स्वामित्व होता है शनि का। हाँ जी। हम्म ठीक है। तो हम्म यहाँ पर बृहस्पति का घर वो है जरूर, लेकिन यहाँ हम्म पर सबसे ज्यादा मजबूती में वो शनि का घर है। हम्म। दूसरा, चंद्रमा के साथ में हमको ये भी देखना पड़ेगा उसके साथ में कौन कौन बैठा हुआ है। सर बुध बैठा है तो वो खराब करेगा, उसका शुक्र दुश्मन। बैठा है। शुक्र बैठा है बिल्कुल। वो भी खराब सूर्य करेगा। भी बैठा है, सूर्य भी बैठा है तो भी खराब करेगी, शनि का दुश्मन है। और सर, 11th हाउस में चंद्रमा और चंद्रमा हो तो केतु भी खराब नहीं, हो जाता अभी है। अभी सिर्फ अभी चंद्रमा की बात करेंगे और किसी प्लेनेट की कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ चंद्रमा, क्योंकि फोर्थ हाउस की बात कर रहे हैं, वहां पर हाँ राहु जी। बैठा हुआ है। तो हाँ राहु जी। तो, मंजू जी ने बताया कि राहु तो शांत हो गया है, राहु तो अपने बैड इफेक्ट नहीं देगा ये। ठीक है। लेकिन चंद्रमा को ये खराब करेगा। अब चंद्रमा को हमको कुंडली में देखना होगा कि वास्तव में चंद्रमा खराब हो रहा है या कितना खराब हो रहा है। आप 11th हाउस में चंद्रमा की पोजीशन को देख के आप क्या कहेंगे कि चंद्रमा कम खराब हो रहा है कि चंद्रमा बहुत खराब हो रहा है? ज्यादा खराब हो रहा है सर, क्योंकि राहु भी चंद्रमा के घर में बैठा है तो वो भी चंद्रमा को खराब कर रहा है। ठीक है। प्लस प्लस चंद्रमा खुद 11th हाउस में शुक्र और बुध के साथ बैठा है तो ये भी एक पॉइंट है। ठीक है। और उसको टक्कर भी शायद लग रही है, शायद राहु की बिल्कुल ही लग रही बिल्कुल बिल्कुल। तो चंद्रमा यहाँ पर बहुत ज्यादा पीड़ित है। है। चंद्रमा यहाँ पर शुक्र के साथ में बैठा हुआ है इसलिए पीड़ित है। चंद्रमा यहाँ बुध के साथ में बैठा हुआ है इसलिए भी पीड़ित है। और चंद्रमा सूर्य के साथ में भी बहुत कंफर्टेबल नहीं होता अमावस। है ना? और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, सब कुछ होने के बावजूद राहु की 8वीं टक्कर। तो चंद्रमा यहां पर बहुत बुरी तरीके से पीड़ित हो गया। अब चंद्रमा आ, किसी भी रूप में शुभ हो सकता है, इसका मतलब कोई एक पॉइंट ऐसा बताओ कि चंद्रमा यहां पर किसी सूत्र से यहां पर चंद्रमा अच्छी पोजीशन पे है, शुभ कंडीशन में, कोई एक सूत्र ऐसा कोई बता सकता है? 7th हाउस में अगर बैठा होता तो चांसेस थे नहीं, उसको। वो मैं यही की बात कर रहा हूँ चंद्रमा की। क्यों बैठा होता है वो सब छोड़ो। अभी अभी चंद्रमा, जैसे हमने ये बताया कि चंद्रमा पूरी तरीके से यहां पर खराब हो रहा है,
क्या ऐसा कोई पॉइंट है जिसकी वजह से चंद्रमा कुछ हद तक सही हो रहा हो? सर अगर थर्ड हाउस में अगर कोई प्लेनेट होता तो? नहीं नहीं, नहीं है ना, अच्छा नहीं है अच्छा। ना। मैं नहीं है सेम सर, सिंपली की बात कर रहा चांस हूँ। नहीं, ऐसा कोई चांस। पॉइंट है कि चंद्रमा यहाँ पर 1% शुभ हो रहा हो? 1%? नो, नो। नो। एक सूत्र लिख लीजिए कि जब भी जुपिटर और केतु बाद के घरों में होते हैं, एक सूत्र ऐसा लिखिए, जब भी जुपिटर पहले और केतु बाद में होता है तो चंद्रमा खराब हो जाता है। ठीक है। दूसरा, अगर जुपिटर और केतु दोनों पहले के घरों में हो या बाद के घरों में हो, ठीक है, तो चंद्रमा कुछ हद तक अच्छा हो जाता है। ठीक है। तो यहां पर कई सूत्र जो है ना चंद्रमा को खराब कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक सूत्र चंद्रमा को ठीक कर रहा है। तो अगर हम ऑल ओवर अगर इसका हम रिजल्ट देखें तो हम यहां पर ये कहेंगे कि चंद्रमा यहां पर अशुभ कंडीशन में है। अब चंद्रमा जब अशुभ कंडीशन में हो, कहां बैठा हुआ है? 11th हाउस में। मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति के अंदर चंद्रमा 11th हाउस में बैठा हुआ है। 11th हाउस किसका होता है? इच्छा, आपकी इच्छाओं का, है ना, जो आपके अंदर डिजायर पैदा होती है उसका होता है ये 11th हाउस। सोशल सर्किल का भी होता है, लाभ का भी होता है, हर तरीके से लाभ का। तो चंद्रमा ने यहां पर बैठ के, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है। अब इस व्यक्ति के मन में बहुत सारी डिजायर होंगी, लेकिन वो जो मन में जो डिजायर जो चल रही है ना, वो होंगी जरूर, लेकिन जो है वो पूर्ति नहीं हो पाएंगी। चंद्रमा से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सारी जो है ना, इस व्यक्ति को उसकी जो इच्छा पूर्ति है, जो उसका लाभ है, वो उसको नहीं मिल पाएगा। चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। चंद्रमा मदर का कारक होता है। चंद्रमा प्रॉपर्टी का भी कारक होता है, और खासकर वो प्रॉपर्टी जो फादर के द्वारा बनाई हुई होती है। तो यहां पर चंद्रमा बुध के साथ में, शुक्र के साथ में और शनि के घर में बैठ के वैसे भी पीड़ित है। चंद्रमा के घर में राहु बैठा हुआ है, इसलिए भी वो पीड़ित हो गया। और राहु की 8वीं टक्कर चंद्रमा को और ज्यादा पीड़ित कर रही है। तो इसका मतलब माँ की सेहत को खराबी हो सकती है, मन में अशांति की भावना हमेशा रह सकती है, डिप्रेसिव मोड में व्यक्ति जा सकता है, कैश। कैश लिक्विडिटी, कैश की दिक्कत हो सकती है इस व्यक्ति को, और फादर की बनाई हुई प्रॉपर्टी में भी कहीं ना कहीं अशुभता आ सकती है। और मन के अंदर जो भी किसी भी तरीके की जो इच्छाएं चल रही होंगी, जो भी मन में इस व्यक्ति के चल रहा होगा, उसमें भी डिस्टरबेंस हो गया। ठीक है। तो ये सब चीजें चंद्रमा को खराब कर रही हैं। चंद्रमा को एक, देखिए, जैसे अभी शनि के बारे में किसने कहा था कि 3 आंखें होती हैं थर्ड हाउस में बैठ के? अभी किसी ने जी, बोला। जी मैंने बोला। हाँ। नेहा। तो जब भी शनि पंचम हाउस में होता है ना, तो यहां पर भी उसकी कुछ अजीबोगरीब आंखें होती हैं। ठीक है। तो यहां पर भी बैठ के 11th हाउस को देखता है, पंचम भाव में बैठ के। ठीक है। तो पंचम भाव से शनि भी जो है इसको देख रहा है, चंद्रमा को, तो यहां से भी वो अशुभ रिजल्ट दे रहा है। और पंचम भाव में से जब शनि खराब स्थिति में बैठता है, चलिए पंचम भाव के बाद, अभी तो हमने चंद्रमा की बात की, अब आगे बढ़ते हैं, पंचम हाउस की बात करते हैं। 5th हाउस में यहां पर सैटर्न बैठा हुआ है। बताइए क्या स्थिति है ये सैटर्न की यहाँ पर? सर 10वें घर से टक्कर पड़ रही है 5। हाँ बिल्कुल, उस वजह से ये सैटर्न यहाँ पर खराब है। दूसरी, सबसे पहले सूर्य। जो भी प्लेनेट जिस हाउस में बैठा करे ना, उस हाउस की इंडिविजुअल स्थिति आप पहले समझा करो। सर पहले सूर्य भी खराब हो जाएगा इसमें? शनि यहाँ पर पंचम भाव में बैठा हुआ है। ये घर किसका किसका है? वही सूर्य और बृहस्पति का। सूर्य और बृहस्पति का घर है। और सूर्य का तो कट्टर शत्रु है शनि,
लेकिन बृहस्पति के मामले में मिला जुला रूप है, मतलब वो ना ही शत्रु है ना ही दुश्मन है। ठीक है, लेकिन शनि का सूर्य का ये कट्टर शत्रु है। तो शनि यहां पर आते ही कंफर्टेबल तो नहीं रहा, अशुभता तो आ गई उसमें। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा, लॉ वाइज शनि का एक रूल होता है, जब राहु पहले घरों में हो केतु बाद के घरों में हो तब भी शनि अशुभ हो जाता है। ठीक है, और राहु केतु से अगर शनि पहले है तो अच्छा है। भाई राहु केतु शनि के दो एजेंट हैं। ठीक है, अब एजेंट अगर शनि के बाद में होंगे तब तो सैटर्न उनपे अपना पूरा वो एक तरीके से लीडरशिप अपना पाएगा, मतलब कर पाएगा, लीड कर पाएगा उनको। लेकिन अगर दोनों एजेंट में से कोई भी एजेंट अगर पहले हो गया शनि से, तो फिर सैटर्न अपनी लीडरशिप ना अपने एजेंट्स के ऊपर नहीं दिखा पाएगा। तो यहां पर एक लॉ से, एक तो शनि पंचम भाव में बैठा हुआ है, इस वजह से खराब है। दूसरा, यहां पर राहु पहले है और केतु बाद में है, लॉ वाइज शनि यहां पर खराब हो गया। सर ये और पेट की दिक्कत भी देगा बैठ के? तीसरा केतु की टक्कर है शनि पे। हाँ मंजू जी, क्या बोल रहे हो आप? मैंने कहा पेट की दिक्कतें भी देता है यहाँ बैठ के। हाँ, ये जो पंचम भाव जिस भी चीज का होता है, देखिए पंचम भाव किन किन चीजों का है। पंचम भाव नाभि के ऊपर का हिस्सा है, नाभि नाभि तक का। ठीक है, नाभि से नीचे का हिस्सा जो है ना, जो वो सिक्स हाउस है। ठीक है, कमर और नाभि के बीच का जो हिस्सा होता है ना, वो सिक्स हाउस होता है, ये पेट का हिस्सा है। ठीक है, तो पेट में हो सकता है डाइजेशन से संबंधित ये प्रॉब्लम देगा यहाँ पर। दूसरा, पंचम भाव होता है क्रिएटिविटी का। पंचम भाव हाउस होता है आपके पूर्व पूर्व जन्मों के कर्मों का, है ना। पंचम भाव होता है आपकी संतान का। ठीक है, पंचम भाव आपके प्रेम संबंधों का होता है, किसी भी तरीके के प्रेम संबंध, मतलब जो निस्वार्थ प्रेम संबंध होते हैं उनका होता है। अब यहां पर सैटर्न आके बैठ गया। अब आपके प्रेम में जो निस्वार्थपन है ना, वो खत्म हो गया। पंचम हाउस, हम पंचम हाउस में अगर अच्छे प्लैनेट बैठे हैं, बुध बैठा है, मतलब शुभ प्लैनेट, बुध बैठा है, शुक्र बैठा हुआ है। ठीक है, शुक्र को नहीं कहेंगे, पंचम हाउस के लिए शुक्र अच्छा नहीं है, बुध अच्छा है, बृहस्पति चंद्रमा। अच्छा है, सूर्य अच्छा है। इसका, ऐसे व्यक्ति का जो प्रेम होता है ना, किसी के प्रति भी प्रेम, किसी के प्रति भी हो सकता है, एक बेटे का माँ के प्रति, एक पत्नी का अपने पति के प्रति, एक लड़के का एक लड़की के प्रति, तो उस वो जो प्रेम होता है ना, वो निस्वार्थ प्रेम होता है। मतलब उन प्रेम में जो है ना एक शुभता होती है, उसके अंदर छल कपट नहीं होता है। लेकिन यहां पर अगर कोई भी नेगेटिव प्लैनेट आके बैठ गया, और ऊपर से नेगेटिव प्लैनेट बैठ गया, ऊपर से वो खराब हो जाए, तो फिर प्रेम संबंधों में धोखा, आदमी गलत प्रेम संबंधों में जा सकता है। उसका जो प्रेम होगा वो किसी भी रिश्ते के प्रति सिर्फ फॉर्मेलिटी होगा, सिर्फ दिखावा होगा, मतलब बस काम निकालने के लिए वो क्षणिक मात्र प्रेम दिखाएगा वो। यही, यहां पर सैटर्न यहां पर बैठा हुआ है। शनि देरी का कारक भी होता है, तो संतान उत्पत्ति में ये बाधा उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि यहां पर शनि खराब भी हो रहा है और लॉ वाइज भी खराब है, गलत प्रेम संबंधों में डाल सकता है ये। ठीक है, पंचम भाव आपकी बुद्धि का है, आपकी आ, सही समय पे आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। जहां पर जो आपको डिसीजन लेने चाहिए वहां पे आपको समझ भी नहीं आएगा, आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। पढ़ाई, मतलब जो वो जो एजुकेशन वाली जो लाइफ होती है ना, उसमें डिस्टरबेंस फैलाएगा सैटर्न। लेकिन अगर शनि यहां पर बैठा हुआ है, अगर शनि की चीजों को आप समझने की कोशिश करो, सैटर्न क्या है, सैटर्न जो है ना एक डिसिप्लिन, डिसिप्लिन चीजों को मानता है। आप डिसिप्लिन रहो अपनी लाइफ में। आप जब भी एजुकेशन एजुकेशन की फील्ड में जब भी ये व्यक्ति रहे, तो एक स्थिरता रखे, मतलब एक एक चूज करे कि मुझे इस स्ट्रीम में पढ़ाई करना है, तो उसी स्ट्रीम में उसको लगा रहना चाहिए। ऐसा नहीं, यहां पर सैटर्न व्यक्ति के दिमाग को भ्रमित भी करेगा। उसको आज वो फिजिक्स पढ़ रहा है,
एक साल फिजिक्स से उसने कोई वो किया, उसके बाद में एक साल बाद कहेगा नहीं नहीं यार फिजिक्स तो बेकार है, समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है वो जो है बायोलॉजी पे कूद जाए वहां से। हो सकता है वो इन सब साइंस की स्ट्रीम को छोड़ के हो सकता है आर्ट्स में चला जाए, बीए बीए वगैरह करने लगे। इस तरीके से सैटर्न यहाँ पर बुद्धि को खराब करेगा। सही समय पे सही डिसीजन ना ले पाना, या आपके अंदर किसी भी तरीके की कोई क्रिएटिविटी ना होना, ये भी सैटर्न यहाँ पर। अगर संतान हो भी जाती है तो संतान को बाधा, क्योंकि शनि यहां पर अच्छी पोजीशन पे नहीं है। और यहां पर केतु की वजह से, केतु क्या है, कहां से टक्कर दे रहा है, दसम भाव से। किस चीज का है, करियर का। मतलब इनकी आपस की टक्कर। और हमने ये भी पढ़ा है ग्रामर में कि पंचम हाउस और दसम हाउस आपस में जहरी शत्रु होते हैं। अगर इन दोनों जगह पे प्लैनेट हैं तो यहां पर वो टक्कर वाला तो रूल लगेगा ही लगेगा, एक ये जहरी दुश्मन वाला रूल और लग जाएगा, दसवां और पंचम वाला। मतलब ये दोनों हाउस खराब, पांचवां भी और दसवां भी। और हमने उसमें क्या पढ़ा था ग्रामर में, कि जब भी टेंथ हाउस और फिफ्थ हाउस इसमें प्लेनेट होते हैं, और अगर उसी समय ट्वेल्थ हाउस में भी अगर कोई प्लेनेट आ गया, तो ट्वेल्थ हाउस से संबंधित प्लेनेट की सारी बुरी तरीके से वो खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि केतु की टक्कर जो शनि को पड़ रही है, शनि खराब, और यही शनि खराब जो है ना यहाँ पर ट्वेल्थ हाउस में टक्कर मार रहा है जुपिटर को। जुपिटर खराब। जुपिटर के खराब होने से क्या होगा, ऐसा व्यक्ति के अंदर आइडियोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं होगी। धार्मिकता तो उसकी डिक्शनरी में होगी ही नहीं। गुरुओं का सम्मान तो होगा ही नहीं। और 12वां घर है ये। 12वां घर जब भी खराब होता है तो व्यक्ति के खर्चे उल्टे सीधे चले जाते हैं, इन्वेस्टमेंट वो जहां करता है वहां खराब हो जाता है। एक जो रात की जो निद्रा है ना, नींद, उसमें भी डिस्टरबेंस होता है। मोक्ष का है ये हाउस। मोक्ष से तो उसका दूर दूर तक वास्ता नहीं रहेगा, उस बारे में तो व्यक्ति सोचेगा ही नहीं। 12वां घर आपके सैया सुख का है, उसमें भी अशुभता। और जुपिटर जैसा प्लेनेट जो 12वें घर में बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता था, वो इस कंडीशन में इस कुंडली में आ गया कि वो अच्छा होने के बावजूद वो अशुभ हो गया। कहते नहीं लाल किताब, जब जब हम कुंडली उसकी, जब हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि ये प्लैनेट इस हाउस में जब शुभ हो तो ऐसे रिजल्ट देगा, जब अशुभ हो तो ऐसे रिजल्ट देगा, यही तो पढ़ेंगे। तो ये यहां पर जुपिटर भी शनि के, खराब शनि की टक्कर से यहां पर खराब हो गया। तो 12वें घर के जब हम जुपिटर के रिजल्ट पढ़ेंगे तो वहां पर दो तरीके से जुपिटर के बारे में लिखा है कि जब जुपिटर शुभ हो तो ये रिजल्ट, जब जुपिटर अशुभ हो तो ये रिजल्ट। तो यहां पर जुपिटर अशुभ हो गया। और जुपिटर जब अशुभ होता है तो आपकी प्रॉस्पेरिटी खत्म हो जाती लाइफ से। प्रॉस्पेरिटी सिर्फ धन नहीं होता है। प्रॉस्पेरिटी मतलब एक तरीके से जो लाइफ का जो चैन सुकून जो ये सब होता है ना, वो है मतलब खुश परिवार, बच्चे, वाइफ, और आपके पास पैसा, सुख, हर तरीके का, वो है जुपिटर। और जुपिटर जब भी खराब होता है ना, तो आप ये समझो कुंडली में अगर जुपिटर खराब है और पितृदोष भी बना हुआ है, तो आप उस कुंडली वाले से उसके पुराने जो है ना, बाबा, दादा, फादर, पिता के तरफ वाला जो परिवार होता है पुराना, उनको भी जो है ना कष्ट झेलना पड़ता है। वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं रहे होते हैं, किसी न किसी चीज की कठिनाइयां वहां पर रही होती हैं। ठीक है। तो यहां पर पंचम हाउस भी खराब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल की पोजीशन 9th हाउस में, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? पहले तो मंगल की इंडिविजुअल पोजीशन देखिए 9th हाउस में क्या है। जो अभी तक नहीं बोला है वो बोलिए। श्वेता, आप बोलना चाहोगी? और बृहस्पति के घर में बैठा।
बृहस्पति के घर में भी बैठा है सर। मंगल की चौथी दृष्टि गुरु पर भी जा रही है। वो तो वैदिक है। ओके, नहीं नहीं ठीक है, लाल किताब में भी प्लैनेट्स की दृष्टि होती है। ठीक है, वो सब छोड़ो। मैं पूछ रहा हूँ कि नाइन्थ हाउस में मंगल बैठा हुआ, मंगल की पोजीशन बताओ, मंगल कहाँ दृष्टि डाल रहा है वो सब छोड़ो। मंगल के बारे में बात कर रहा हूँ ना, नाइन्थ हाउस और मंगल के बारे में, तो मंगल के बारे में बात करो। मंगल यहाँ पर किस किस कंडीशन में है? आठ बहुत ज्यादा सही पोजीशन में नहीं है सर। देखो, नाइन्थ हाउस में मंगल की क्या पोजीशन है, अच्छी कंडीशन में है कि खराब कंडीशन में? सिर्फ नाइन्थ हाउस में मंगल बैठा हुआ है, इस बारे में सही बताओ। है। अच्छी अच्छी पोजीशन है जी। क्योंकि जुपिटर का घर है ये। ठीक है, और जुपिटर के घर में मंगल हमेशा अच्छे रिजल्ट देता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये अभी तो एक प्रथम दृष्टया हमने देखा कि मंगल बहुत अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है। अब आगे बढ़िए, अब देखिए कि मंगल के ऊपर दृष्टि किसकी है और क्या स्थिति बनी हुई है मंगल की। शनि की दृष्टि पांचवी पड़ रही है। शनि की तो दृष्टि है मंगल मंगल पे। पांचवी मदद मिल रही है सर। हाँ? जड़ में बैठा हुआ है, क्या बोलते हैं, पांच पंचम नवों का संबंध जड़ में, अपने क्या बोलते हैं वो। दृष्टि पड़ रही है, दृष्टि, हाँ। पांचवी दृष्टि शनि दृष्टि की दृष्टि। शनि की दृष्टि पड़ रही है मंगल पे। ठीक है, तो शनि वायमी की मदद मिलेगी शनि सर। की दृष्टि अगर मंगल पे है तो क्या कहेंगे आप? मंगल यहाँ पर खराब होता है शनि की दृष्टि से कि क्या होता है? खराब होता है। खराब होता है। शनि की दृष्टि जब भी मंगल पर पड़ती है तो ये जो है ना, मंगल की जो चीजें हैं, मंगल अपनी सारी ताकत उठा के सैटर्न को दे देता है और खुद खत्म हो जाता है, शांत हो जाता है। मंगल की जो पॉजिटिव जो चीजें हैं ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है व्यक्ति के अंदर, क्योंकि वो अपनी सारी ताकत उठा के शनि को दे देता है। अब अगर सैटर्न मजबूत पोजीशन में बैठा हुआ है तब तो बहुत अच्छा है कुंडली वाले के लिए, क्योंकि शनि, मंगल ने भी शनि सैटर्न को अपनी ताकत दे दी ना। तो जिस हम्म। हाउस में सैटर्न बैठा होगा या जिस कंडीशन में शनि बैठा होगा, उस हाउस को बहुत मजबूत कर देगा और शनि खुद मजबूत हो जाए। लेकिन यहां तो उल्टा है, यहां तो सैटर्न अच्छी पोजीशन में बैठे ही नहीं है। तो यहां पर एक डाकू स्वरूप शनि को उसने और मजबूत कर दिया, और अपने जो एक अच्छे रिजल्ट नाइन्थ हाउस में होने चाहिए थे, वो शनि की दृष्टि के कारण वो मंगल बेकार हो गया। दूसरा, हमने एक अ, और किस वजह से मंगल खराब हो रहा है यहाँ पर? मंगल को हम यहाँ पर खराब नहीं कहेंगे, मंगल को हम यहाँ पर ये कहेंगे कि मंगल की ताकत खत्म हो गई। ठीक है, जो नाइन्थ हाउस में मंगल को ताकत मिलनी चाहिए वो खत्म हो गई। ठीक है, और राहु जो फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, यहां पर मंगल की टक्कर भी है राहु की। गड़बड़। तो मंगल की टक्कर या मंगल की दृष्टि अगर राहु पर पड़ती है तो बहुत खराब नहीं करती है, लेकिन राहु की टक्कर या राहु की दृष्टि मंगल पर अगर पड़ जाती है तो स्थिति खराब हो जाती है, तो मंगल खराब हो जाता है। मंगल की दृष्टि राहु पर पड़ेगी तो राहु शांति रहेगा, मंगल की टक्कर राहु पर पड़ेगी तो राहु शांति रहेगा। लेकिन फोर्थ हाउस पे टक्कर जाके पड़ रही है, तो इसका मतलब फोर्थ हाउस से संबंधित जो चीजें हैं उसमें मंगल की टक्कर से राहु ने इस हाउस में और उथल पुथल मचाएगा। फोर्थ हाउस से संबंधित चीजें। तो यानी कि सर चंद्रमा और पीड़ित हो गया। हाँ, ये हाउस खराब हो गया तो चंद्रमा और खराब हो गया। तो ये जो है यहाँ पर मंगल की टक्कर जब भी इस हाउस पे पड़ेगी, राहु को पड़ेगी, तो ये जो है ना, अगर हो सकता है मदर को बहुत ज्यादा सर्जरी वगैरह का सामना करना पड़े, बहुत ज्यादा सेहत जो है खराब हो सकती है यहाँ पर। और फोर्थ हाउस
क्योंकि घर की सुख शांति का है। तो राहु यहां पर आके वैसे ही घर की एक तरीके से सुख शांति उजड़ गई, और ऊपर से मंगल की टक्कर यहां पर पड़ रही है, तो स्थिति और खराब हो गई। तो घर का जो एनवायरनमेंट होगा, घर की जो सुख शांति होगी, उसमें पूरी तरीके से एक तरीके से ग्रहण ही लगा होगा। सर जो राहु बैठा है फोर्थ हाउस में, तो ये फोर्थ हाउस के प्लैनेट को ये भी कहते हैं ना कि तासीर चंद्र जैसी, और असर वहां देगा जहां शनि बैठा होगा, उस घर देगा। हम्म। तो ये फिफ्थ हाउस को फिर खराब करेगा। नहीं नहीं, फोर्थ हाउस में ये नहीं था। ये था कि जो तासीर जो होती है वो शनि जैसी होती है, और जो रिजल्ट होता है वो जुपिटर जैसा होता है। तो नहीं, जो फोर्थ हाउस में बैठे होते हैं, कहते हैं ना तासीर चंद्र जैसी, और असर वहां देगा जहां शनि बैठा होगा, उस घर देगा जहां शनि नहीं बैठता नहीं नहीं, शनि नहीं, यहाँ पर चंद्रमा को ही हम देखेंगे, और चंद्रमा जब कुंडली में खराब होता है तो है। ठीक। शनि भी खराब हो जाता है ठीक। ना। तो यहाँ पर तो दोनों ही प्लैनेट डिस्टर्ब है, तो सबसे पहले तो चंद्रमा ही डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो चंद्रमा यहाँ पर पूरी तरीके से खराब हो रहा है। अगर इस कुंडली में अगर देखा जाए, सब कुछ एनालिसिस किया जाए, तो चंद्रमा सबसे ज्यादा खराब हो रहा है। चलिए, केतु 10th हाउस में क्या पोजीशन है केतु की? केतु भी टक्कर मार रहा है शनि को। हाँ, वो तो 5वां और 10वां खराबी हो गया। हाँ, ठीक है। और केतु जो है ना, वो जब भी करियर वाले भाव में बैठता है ना केतु, तो केतु ये कहता है कि आप जो है ना, आप छोटे छोटे स्टेप लो, क्योंकि ये जो है ना आपको करियर में बाधाएं बहुत देता है। अगर आपने कुछ बड़ा डिसीजन लेने की अगर आपने कोशिश की, और तो केतु हमेशा जो है ना, केतु क्या करता है, कट करता है चीजों को, तो ये खराब करेगा। और केतु छोटे छोटे स्टेप्स हैं, छोटी छोटी मेहनत है। आप केतु जो है ना, वो आपके रूट्स को शो करता है। मतलब कोई भी अगर आप करियर चुनो, तो आप रूट से काम करो उस पे, तब तो आप केतु की बैड एनर्जी से बच जाएंगे। लेकिन अगर आपने हवा में उड़ने की कोशिश की, कि ऊपर ऊपर देखा, अच्छा इसने इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम खोला हुआ है, मैं भी इलेक्ट्रॉनिक का इससे बेहतरीन शोरूम खोलता हूं, आप नहीं सक्सेस होगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का सामने वाले को देख के, शोरूम को देख के अगर आपका मन हुआ है, तो पहले उसके रूट्स पे काम करना शुरू करो। उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लो, उसको पता करो कि ये इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, ये कहाँ पे सस्ता मिलता है, कहाँ से हम इसको परचेज करें। पूरी मतलब उसकी जड़ों में जाओ आप, और छोटे छोटे स्टेप्स लो। उससे बड़ा शोरूम बनाने की कोशिश मत करो। ये देखो कि इसने शुरुआत कैसे की, इससे किस तरीके से हम छोटे छोटे से स्टेप से हम इस बिजनेस को बड़ा कैसे ले जाएं इसको। केतु इस तरीके की एनर्जी है, केतु इस तरीके से काम करता है। तो केतु जहां पर भी किसी भी हाउस में बैठा हो, वहां पर आपको दिखावा नहीं करना है। राहु जहां पर बैठा हो वहां आप दिखावा कर सकते हैं। केतु जहां पर बैठा हो वहां आपको दिखावा नहीं करना है, रूट्स पे रहना है, रूट पे काम करना है आपको। 7th हाउस में अगर केतु बैठा है ना, केतु स्पिरिचुअलिटी का भी कारक होता है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में एक मतलब जो आत्मीयता वाला जो प्यार होता है ना, वो अगर नहीं होगा, तो आपका आपका रिश्ता नहीं चल पाएगा। केतु रूट्स को डिफाइन करता है। स्पिरिचुअल, आपके रिलेशनशिप में किसी न किसी एक पर्सन को स्पिरिचुअल होना ही होना पड़ेगा, आपका रिश्ता अच्छा चलेगा। राहु 7th हाउस में बैठा हुआ है, स्पिरिचुअलिटी वहां पर काम नहीं करेगी, वहां पे मटेरियलिस्टिक चीजें काम करेंगी। आपके पार्टनर को आपको पार्टनर ही ऐसा पसंद आएगा जो मटेरियलिस्टिक टाइप का होगा, तभी आपका रिलेशन जो है ना बहुत अच्छा चल पाएगा। राहु जहां पर बैठता है ना, उस हाउस के बारे में डिजायर बहुत पैदा कर देता है। राहु यहां पर 4th हाउस में बैठा हुआ है, इस बंदे को अपने घर के, इसके
अपने घर की चीजों की जो घर के अंदर की जो सुख ये होता है ना, इसकी डिजायर बहुत होगी इसके अंदर, अपने घर के बारे में बहुत डिजायर होगी, प्रॉपर्टी, गाड़ी, घर। 11th हाउस देखिए इसका। वैसे तो कुंडली में 11th हाउस में प्लेनेट अगर व्यक्ति देख लेता है तो सोचता है कि ये तो सारी सी इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, किस कंडीशन में प्लेनेट बैठे हुए हैं। एक एक प्लेनेट को पकड़ते हैं, देखिए 2, 9 और 11। यहां पर हर प्लेनेट अपने अलग अलग रिजल्ट देता है, तो यहां पर हर प्लेनेट अपने अलग अलग रिजल्ट देगा। शुक्र यहां पर बैठा हुआ है, कैसी पोजीशन है शुक्र की यहां पे, कैसी पोजीशन है शुक्र की यहां पर? शुक्र के प्रति ज्यादा अट्रैक्शन वाली बातें हैं एक तरह नहीं से। नहीं, मैं सिर्फ शुक्र की पोजीशन पूछ रहा हूं, शुक्र यहां पर कंफर्टेबल है कि कंफर्टेबल नहीं है, हाउस वाइज? हाउस वाइफ तो कंफर्टेबल होता है। कंफर्टेबल है यहाँ पर शुक्र, शनि का क्योंकि घर। शनि का घर है। हाँ। ठीक है, शनि यहां पर बलवान है, शनि के घर में शुक्र बैठा हुआ है। हम्म। लेकिन शुक्र यहां पर सूर्य के साथ में बैठा हुआ है, और शत्रु ग्रह की टक्कर, राहु की टक्कर शुक्र पे, और शनि की दृष्टि शुक्र पे, वो भी खराब शनि की दृष्टि शुक्र पे। सर शनि ने तो सबको खराब कर दिया, यानी कि सूर्य को भी खराब किया शनि ने, बिल्कुल देखा जाए तो बिल्कुल। चंद्रमा को भी और शुक्र को भी। हम्म। शनि जब खराब सैटर्न की दृष्टि शुक्र पर पड़ती है ना, या लॉ वाइज शनि अगर खराब हो और उसके साथ में अगर शुक्र बैठा हो ना, तो ये वीनस शुक्र से संबंधित जो भी चीजें होती है ना, उसकी तरफ वो गलत रास्ते से वो इच्छा पूर्ति, मतलब गलत रास्ते की तरफ वो जोड़ता है उससे, क्योंकि शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं। हम्म। ठीक है, तो वो चीजें व्यक्ति को मिलेंगी, लेकिन उसका तरीका दूसरा होगा। और यहां पर सूर्य के साथ में शुक्र वैसे भी खराब कंडीशन में है, शत्रु ग्रह है, और राहु की टक्कर शुक्र पे। शुक्र से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी उसमें अशुभता आ जाएगी। अब चंद्रमा की हम बात कर चुके हैं, सूर्य की बात करें। सूर्य 11th हाउस में बैठा है शनि के घर में और बृहस्पति के घर में, तो सूर्य और शनि आपस में तो शत्रु हैं, और सूर्य और बृहस्पति आपस में मित्र हैं। तो अगर ये व्यक्ति अगर बृहस्पति के माइंडसेट का हुआ, तब तो सूर्य इसका अच्छा काम करेगा, क्योंकि सूर्य व्यक्ति का शरीर और आत्मा होती है। तो अगर ये व्यक्ति धार्मिक रहा, एक आइडियोलॉजी पे काम किया इसने, सही तरीके से इसने सही इसकी डिजायर्स हुई, सही तरीके से इसने अर्निंग की, तब तो यहां पर इसका सूर्य अच्छा रहेगा। सूर्य अच्छा रहेगा कहने का मतलब इसका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, इसका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, प्योर सोल रहेगा ये व्यक्ति। लेकिन अगर इसने शनि का रूप अपना लिया, क्योंकि शनि के घर में बैठा हुआ है, कट्टर शत्रु है शनि इसका, मतलब गलत रिलेशनशिप में चला गया। खराब शनि के देखो, खराब शनि का सबसे बड़ा जो गुण होता है ना खराब शनि का, वो होता है चरित्रहीनता। जिस भी व्यक्ति का शनि खराब होता है तो वो व्यक्ति चरित्रहीन होता है, किसी भी रिलेशन में वो जा सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि
कि यहाँ यहाँ इस रिलेशन में उस व्यक्ति को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और अगर ये चीजें तब और खराब हो जाती हैं जब कुंडली में बुध भी खराब हो, तब स्थिति और खराब हो जाती है। और यहां पर 11वें घर में बुध भी बैठा हुआ है, राहु की टक्कर भी है बुध पर, मतलब बुद्धि को खराब करने का काम करेगा ये। राहु की टक्कर जब भी बुध पे होती है तो वो बुद्धि को, दिमाग को स्थिर नहीं रहने देता। हमेशा दिमाग में जो है ना अजीब तरीके की चीजें वो राहु डाल के रखता है। क्या इस कुंडली में कोई पॉजिटिव चीज दिख रही है किसी को? कोई पॉजिटिव चीज? कोई ऐसा प्लैनेट जो आपको लग रहा हो कि ये बहुत अच्छी कंडीशन में है और अच्छी जगह बैठा हुआ है, ऐसा कोई प्लैनेट, या उसको अच्छा किया जा सकता है? सर सूरज और बुध साथ में है तो मंगल नहीं होगा। राइट, ठीक है। सर मेरे ख्याल बृहस्पति या मंगल में से किसी एक को ठीक किया जा सकता है, ऐसा लग रहा बृहस्पति है। और मंगल ही इस कुंडली में सही किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बाकी तो कर हम और भी सकते हैं, मतलब इनको जो है ना इसमें कुछ ना कुछ शुभता की चांसेस दिख रही है बृहस्पति और मंगल में। बाकी हर प्लेनेट का उपाय होता है। अब अगर देखो, अब अगर हमको ये जो 11वें घर में जो प्लेनेट बैठे हुए हैं, ये सबसे ज्यादा जो खराब हो रहे हैं वो राहु से हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन राहु इनको खराब इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि राहु तो ऑलरेडी शांत बैठा हुआ है, जब तक इसको छेड़ा ना जाए। राहु तो शांत बैठा हुआ है, तो यहां पर एक उपाय करेंगे, इसको राहु को और शांत कर देंगे। सबसे अच्छा उपाय बनेगा, उपाय वो बाद में हम बताएंगे आपको, अभी मैं बता रहा हूँ इसके चार्ट के को देख के, कि एक चांदी का हाथी लगभग 400 ग्राम का, उसको उसके आगे के पैरों में लाल धागा, मतलब मंगल का सपोर्ट देना है, जो कलावा पहनते हैं हम लोग, उसके पैरों में लाल कलावा बांध के उसको गंगा जल में डिप करके उसको रख दिया जाए, तो राहु बिल्कुल यहाँ पर शांत हो जाएगा। उसको उसको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे किसको टक्कर मारनी है, वो अपने में ही अब खुश रहेगा। अब यहाँ पर 11वें घर के प्लैनेट किससे डिस्टर्ब हो रहे हैं? सैटर्न से। सैटर्न का बस यहाँ पर उपाय करना है, सैटर्न को सेकंड हाउस से संबंध बना देना है इसका, मतलब राहु केतु से पहले कर देना है सैटर्न को, सैटर्न को अच्छा कर देना है। और सैटर्न को जब भी हम सेकंड हाउस में पहुंचाएंगे तो यहां पर अब कई काम बन सकते हैं इस कुंडली वाले के। एक तो ये शनि की जो दृष्टि 11th हाउस में पड़ रही है ये खत्म हो जाएगी। दूसरा, जो सेकंड हाउस और 10th हाउस वाला जो रूल है कि सेकंड हाउस में भी प्लैनेट बैठा हो और 10th हाउस में भी प्लैनेट बैठा हो, तो करियर और फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। यही नियम पढ़ा था ना ग्रामर में हमने। हाँ जी सर, 9th और 10th दोनों के लिए अच्छा हो जाएगा। हाँ, 9th के लिए भी अच्छा हो जाएगा और 10th के लिए भी अच्छा हो जाएगा सेकंड हाउस में। तो सैटर्न को सेकंड हाउस में पहुंचाने के लिए क्या करेंगे? यहां पर सैटर्न सैटर्न को सेकंड हाउस में इस तरीके से पहुंचाया जाएगा कि हम यहां पर जो बादाम होते हैं ना, वो वाले जो मतलब पैक्ड नकली बादाम, वाले। है ना, साबुत बादाम जिसको बोलते हैं, जिन पे ठोस कवर चढ़ा होता है,
उसको साबुत बादाम ही शायद बोलते हैं। छिलके वाले को। हाँ हाँ जी, छिलके। साबुत साबुत ही बोलते हैं जी। हाँ, तो हमको 10 बादाम मंदिर लेके जाने हैं, 5 वहां पर, 10 वहां पर चढ़ाने हैं, 5 वहां से वापस ले आने हैं अपने घर पे। ये 43 डेज तक लगातार करने हैं। जो 5 बादाम हम अपने घर पे रोज लेके आएंगे, इसको सफेद कपड़े में बांध के रखते रहना है। जब 43 डेज पूरे हो जाए तो ये जो घर पे आपने रखे इनको भी जल प्रवाह कर देना है। सर किस भगवान के आगे रखने होते हैं? अरे धर्म स्थान में रखना है, जो भगवान की बात हो ही नहीं रही है। कहीं पे भी अच्छा, मंदिर में आप रख दो। कहीं भी रख दो। बृहस्पति का घर है ये, आप पीपल के पेड़ पर रख दो, जाके पीपल के पेड़ के नीचे रख दो। ठीक है। तो सर इन, शनि हाँ बोलिए बोलिए। शनि शनि 5 में एक चीज बोलते हैं ना कि 42 साल तक नेटिव को अपना मकान नहीं बनाना चाहिए, ये क्यों बोलते हैं? अपने नाम से या लेना नहीं चाहिए या बनाना नहीं चाहिए 42 या 48 ईयर्स तक? शनि किसी भी हाउस में बैठा हो, जो किसी भी हाउस में बैठ के वो खराब हो रहा हो, है ना, तो बगैर शनि का उपाय किए हुए मकान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि शनि ही जो है मकान का कारक है। और जब उसका हम उपाय कर लेंगे तब मकान बनाया जा सकता ओके सर। है। ठीक है, किसी भी हाउस में, सिर्फ पंचम हाउस में नहीं, किसी भी हाउस में, तो सर क्या फोर्थ हाउस उपाय में करें? बैठा हो, किसी भी हाउस में बैठा हो, वो अगर खराब है तो पहले उसका उपाय होगा, उसके बाद में फिर मकान की नींव रखी जाएगी। वो सर इसलिए फिर 42 ईयर्स तक शनि का पीरियड होता होगा ना, 36 to 42, इसलिए मना करते होंगे। हाँ हाँ, वो 36 तक तो हाँ होता ही है। हाँ। 36 से लेके आगे 6 साल तक। ठीक है। तो यहां पर 2 उपाय से हम चीजों को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। और जब हम सैटर्न को यहां से शिफ्ट कर देंगे तो गुरु पे इसकी टक्कर भी खत्म हो जाएगी, केतु की इस पे टक्कर खत्म हो जाएगी। कभी कभी होता क्या है कि किसी कुंडली में एक उपाय से ही सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, है ना, और किसी कुंडली में बहुत सारे उपाय करने होते हैं। इस कुंडली से संबंधित अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं, फिर दूसरी कुंडली लगाते हैं। मुझे पूछना है सर। पूछिए। सर मैं छोटे छोटे पॉइंट नोट कर रहा था, हाँ तो हाँ। टोटल टोटल 8 पॉइंट है। ठीक है। तो सर इसमें सूर्य के घर में शनि और शनि के घर में सूर्य, तो इसको कुछ योग कुछ बनता है इसका, या इस कुछ लेते नहीं है सर इसको? देखिए कैसे देखते हैं? देखिए, अगर ये प्लैनेट सूर्य अकेला यहां पर बैठा होता, अच्छा। ठीक है, तब तो हम इस रूल को हम लगाते। लेकिन यहां पर सूर्य के साथ में और भी प्लैनेट बैठे हुए हैं। जी। ठीक है, तो यहां पर हम सिर्फ सूर्य को काउंट नहीं करेंगे। दूसरा, अच्छा ठीक है। दूसरा शनि की दृष्टि, यहां पर शनि जब सूर्य को देख रहा है तो सूर्य जो है, सूर्य क्या है, सूर्य आपकी शरीर है, आपका खुद हो आप, ठीक है, आपकी बॉडी है। तो जी। शनि की दृष्टि जब सूर्य पर पड़ती है तो सेहत को खराब करता है। लेकिन यहां पर आपने सही कहा कि शनि के घर में सूर्य और सूर्य के घर में शनि है। ठीक है, जी। तो ये सेहत को जो ये खराबी वाली पोजीशन है ना, उस पे जो है ना एक तरीके से कंट्रोल आ गया। अब सेहत खराब नहीं होगी उस व्यक्ति की। ठीक है, और अगर कोई बहुत बड़ा मतलब मेजर वो नहीं आएगा, अगर छोटा मोटा ये सब तो लगा रहेगा। ठीक है, अच्छा। लेकिन सूर्य के घर में शनि अगर अच्छी पोजीशन पे बैठा होता तो इस घर को खराब नहीं करता। लेकिन यहां पर शनि अच्छी पोजीशन पे नहीं है, इसलिए ये सूर्य के घर को खराब करेगा ही करेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है, मैं दूसरे सवाल की तरफ चलता हूँ सर। हम्म। सर इसमें जैसे कि शनि के घर में केतु है, ठीक है, तो केतु का ही टक्कर शनि पे पड़ रहा है, तो इसको कैसे देखेंगे सर? नहीं, टक्कर का तो ये रूल ही होता है, और खासकर
फिफ्थ हाउस में और टेंथ हाउस में, फिफ्थ हाउस और टेंथ हाउस में ये रूल ही है कि ये आपस में जहरी दुश्मन है घर। तो नहीं यहां पर तो अगर मित्र ग्रह भी बैठे होंगे ना, तब भी वो आपस में शत्रु हो जाएंगे। अच्छा, इसमें हम लोग को बस टक्कर को ही देखना है, और हर कौन जगह सा नहीं, प्लेनेट है क्या? हर जगह नहीं, अच्छा। सिर्फ पांचवें घर और 10वां घर जो है ना, ये आपस में जहरी दुश्मन का घर है ये। जी जी सर, मैं इस हाउस में जो भी प्लैनेट बैठे होंगे वो शत्रुता ही निभाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। जी लेकिन अब सर। जैसे ये टक्कर तो यहाँ मंगल राहु की भी है, तो मैंने हम्म, राहु को बहुत खराब नहीं बताया मंगल की टक्कर। जी इस तरीके से चेंज हो जाता है अगर मित्र ग्रह की अलग हाउसेस में, ये पांचवा और 10वां तो यहां पर चाहे मित्र बैठा हो चाहे शत्रु बैठा हो, इस टक्कर का तो दुष्परिणाम ही देखने को मिलेगा। सर, एक्चुअली मैं ये पॉइंट इसमें नोट कर रहा था कि ऑलरेडी शनि के घर में केतु है, तो शनि के घर में रह के ही यानी कि उसको टक्कर दे रहा है, तो उसका प्रभाव दूसरे ही जैसा होगा, यही मैं सोच रहा था। नहीं नहीं नहीं, यहां पर देखिए पंचम हाउस और 10वें घर को, आप इसकी टक्कर को मैं वही फिर एक लाइन में आपको कह रहा हूं, अगर मान लीजिए यहां पर शनि की जगह यहां पर सूर्य बैठा होता, ठीक है, और हम्म इसमें 10वें घर में मान लीजिए बृहस्पति बैठा होता, बुध बैठा होता, तब हम्म। भी उतनी स्ट्रांग टक्कर मानी जाती, क्योंकि पांचवा अच्छा, घर और 10वां घर तो दुश्मन है। दुश्मन है, ठीक है सर, ओके। ठीक है सर, इसमें जैसे कि मंगल यहाँ शुभ होता है नाइन्थ हाउस में, तो हम्म। जैसे साथी ग्रह केतु है, तो मंगल केतु का योग का उसका सिमिलरिटी कुछ ऐसे बनता है, ऐसे बोल रहे थे सर, इसका कैसा रिजल्ट होगा इसमें? नहीं, मंगल केतु तो ये युति अच्छी नहीं मानी जाएगी। नहीं, युति तो अच्छी नहीं है लेकिन अब वो पड़ोसी है, साथी घर इसमें है, तो हाँ तो उसका कुछ। देखिए देखिए, होता क्या है ना कि अगर मित्र ग्रह होता है साथी ग्रह, तब तो वो सपोर्ट में आ जाते हैं। सपोर्ट में आ लेकिन अगर जाता शत्रु ग्रह, अगर साथी घर बना ग्रह बना हुआ है, तो फिर उनको एक दूसरे से मतलब नहीं होता है ना। ये उसी तरीके से आप लीजिए, जैसे अगल बगल दो घर के पड़ोसी, अगर पड़ोसियों में बहुत अच्छी बन रही है तो एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे की मुसीबत में खड़े होंगे। लेकिन अगर उनकी आपस में शत्रुता है तो ना भाई तुमको उनसे मतलब है ना उसको तुमसे मतलब है, इस तरीके से। सर, ये 11th हाउस में जो मसनूई ग्रह बनते हैं ना, जैसे कि सूर्य और बुध मिलके अनेक मंगल बनते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन सूर्य और शुक्र मिलके गुरु बनते हैं सर, बृहस्पति, ऐसे हम्म। कुछ। हम्म। तो इनका ही घर पे ये बन रहा है, तो उसका भी रिजल्ट कुछ होगा इसमें सर? नहीं, देखिए 11th हाउस, सेकंड हाउस और 9th हाउस, यहां पर अगर बहुत ही स्ट्रांग शत्रु ना बैठे हो ना, तो सबके अपने अपने रिजल्ट आते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें युति करने के, ठीक है। हाँ, और सूर्य और शुक्र, देखिए जो भी मसनोई ग्रह होते हैं ना, वो अपनी एनर्जी, यहां पर सूर्य और शुक्र में शुक्र खराब हो जाता है, शुक्र खराबी हो जाएगा, सूर्य और शुक्र की जब भी युति होगी, ठीक है। लेकिन बृहस्पति को देखना होगा कि कुंडली में बृहस्पति किस पोजीशन में बैठा है, क्योंकि ये दोनों मिलकर बृहस्पति बन रहे हैं, हाँ, बृहस्पति बन रहे हैं जी। है ना। तो अगर जो चार्ट में जो बृहस्पति एक बैठा हुआ है वो अगर अच्छी पोजीशन पे है, तो बृहस्पति के गुणों में शुभता आ जाती है और ज्यादा। लेकिन इनके जो रिलेशन है आपस में सूर्य और शुक्र के, तो यहां पर सूर्य की प्रेजेंस की वजह से शुक्र तो खराब होगा ही होगा, जुपिटर अच्छा हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि शुक्र खराब होगा तो जुपिटर अच्छा होगा ही होगा। हम्म। ठीक। सर शुक्र को नहीं हटाना चाहिए यहाँ से? हम्म। शुक्र को नहीं हटाना चाहिए यहाँ से फिर? नहीं हटा सकते यानी कि? यहां पर जो मेन खराबी आ रही है ना राहु से और शनि से, हमको सबसे पहले उसके उपाय करने चाहिए, और दूसरा इस घर में तो प्लेनेट अपने अपने रिजल्ट देंगे, ठीक है। सर, इसका कैरियर देखेंगे तो कैसे देखेंगे, ये बंदा
करियर अपने देखो ना, वो सामने ही है, 5वां घर और 10वां घर डिस्टर्ब है, दोनों में प्लेनेट बैठे हुए हैं, तो करियर कहाँ से अच्छा हो जाएगा? दोनों ही हाउस खराब है ना। दोनों ही हाउस खराब है। मतलब एजुकेशन वाला भी हाउस खराब है, बुद्धि वाला भी हाउस खराब है, और करियर वाले भी उसमें बैठे हुए हैं। तो ना ही बहुत ही स्ट्रांग एजुकेशन होगी एक स्थिरता वाली, और ना ही करियर बहुत अच्छा होगा, या अपनी बुद्धि को करियर के मामले में स्थिर कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपस में शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं दोनों में। अच्छा सर, इसमें एक चीज मैंने नोटिस किया, जैसे कि 1 4 7 10 में राहु केतु ही है, तो इसको कुछ अलग से देखते हैं सर या? हाँ, ये वो भी टेवा बन गया ना, अंधे ग्रह का टेवा, सॉरी, वो नाबालिग कुंडली। नाबालिग कुंडली। नाबालिग कुंडली बन गई, तो 12 साल तक जो है ना, इस जातक की सेहत भी बहुत ज्यादा खराब हो सकती है, या 70 ईयर्स के बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो अंधे ग्रह का, वो सॉरी, नाबालिग कुंडली का जो रूल है वो तो लगेगा ही लगेगा इसमें। ओके सर, मतलब ठीक है, ये थैंक कुंडली यू। अगर आप देखो, तो इस हम्म, व्यक्ति से आप पूछ सकते हो, क्या बचपन में ऐसा कुछ आपके साथ घटित हुआ है कि आपकी बहुत ज्यादा सेहत खराब रही हो, कुछ आपके साथ बहुत ही अ, अनहोनी वाली घटना हुई हो, है ना? इस तरीके की कुंडली वाले से आप पूछ सकते हो, क्योंकि नाबालिग कुंडली हो। जी जी जी। सर लास्ट एक सवाल है, जैसे कि शनि को सेकंड हाउस में आप बोल रहे थे, इसको अगर वहां पहुंचा देते हैं तो इसकी सारी की सारी कुंडली ठीक हो जाएंगी, तो हम लोग क्या दूसरा एक चार्ट बना के शनि को वहां प्लेस करके देख सकते हैं कि बाकी पोजीशन मिला के प्लांट की कैसी कैसी बन रही है, ऐसे करके देख सकते हैं? आप बनाओ, चार्ट बनाओ, मैंने मैंने उसको देख लिया, वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। आप तो देखिए सेकंड हाउस में शनि। शनि की दृष्टि या शनि पर दृष्टि इस तरह से भी उसमें देखेंगे सर या? नहीं, उसमें जब भी हम उपाय करते हैं ना, तो हम्म, उपाय में प्लैनेट को जिस हाउस में पहुंचाया जाता है, वहां से फिर हम कहीं की दृष्टि या टक्कर काउंट नहीं करते हैं। अच्छा ठीक हम है। उपाय जो है ना, उस प्लैनेट को और उस पोजीशन को सही करने के लिए कर रहे होते हैं। हम उस प्लैनेट की फिर हम वहां से अगर दृष्टि और वहां से टक्कर देखने लगेंगे, तो फिर उपाय हो ही नहीं पाएगा। वो तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो वो किसी न जी किसी सर। रूप में फिर वहां से फिर वो होगा। हमको उसकी शुभता को देखना है, कि ये प्लेनेट यहाँ पर खराब कर रहा है, इसको अगर हम इस हाउस में पहुंचा देते हैं तो ये क्या क्या सही कर सकता है, क्या उस हम्म, अशुभता को दूर कर सकता है, और क्या सही कर सकता है। मेन हमारा फोकस होता है कि अशुभता वो दूर हो जाए, जो व्यक्ति को जो बैड रिजल्ट मिल रहे हैं, वो बैड रिजल्ट मिलना बंद हो जाए। वो एक चांस की बात है कि वहां पर पहुंचाने से कुछ चीजें और भी शुभ हो जाती हैं। जी जी क्या? जी। सर इसमें और एक लास्ट सवाल, अगर कोई प्लानेट सेकंड हाउस में होता तो भी शनि को वहां उपाय के तौर पे हम लोग करते? हाँ बिल्कुल, क्योंकि सेकंड हाउस जो है ना, वो धर्म स्थान होता है, और यहाँ हम्म, पर सारे प्लेनेट अपने अलग अलग रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर मतलब युति वाले रिजल्ट यहाँ पर नहीं मिलते। और धर्म स्थान चूंकि होने की वजह से, जब भी आपको, मतलब एक एक लॉजिक और एक सूत्र बता रहा हूं, जब भी आपको कोई भी चीज ना समझ में आए कि हम क्या उपाय करें, तो उस जी जी प्लेनेट की बताइए। चीजों को आप मंदिर में पहुंचा दीजिए। हम्म, मतलब इस पे मंदिर हमको में बोले थे पहुंचाने का सर। मतलब सेकंड हाउस में प्लेस करना, मंदिर धर्म स्थान में पहुंचाना। तो वो जी एक तरीके से ये हो गया। और ये अपने ईश्वर को अपने सामने हाथ जोड़ के उनसे कहिए कि ये प्लेनेट हमारी कुंडली में अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, अब इनको जो है ना, अब आपके चरणों में ही समर्पित है, अब आपको जो, आपको ही इसको कंट्रोल करना है। ठीक है? तो ये एक तरीके से जनरल उपाय होता है, ये कभी जो है आपको बैड रिजल्ट नहीं देगा। जैसे कहते हैं ना कि लाल किताब के उपाय बैकफायर कर जाते हैं, तो ये एक धर्म स्थान में पहुंचाने वाली एक चीज ये है कि ये कभी भी खराब रिजल्ट नहीं देगा, सूत्र वाइज भी नहीं देगा, क्योंकि सेकंड हाउस में अपने अपने रिजल्ट होते हैं। ठीक है? और वो एक तरीके से अगर धर्म के और अगर स्पिरिचुअलिटी के उससे देखा जाए, पूजा पाठ के उससे भी देखा जाए, तब भी मंदिर में हम
वो चीज पहुंचा रहे हैं, या मंदिर में जाके आप डोनेट कर दो, वो चीज प्रसाद के रूप में बांट दो। जैसे मंगल को वहां पर स्थापित करना हो, आप हर मंगलवार को जाओ, प्रसाद लोगों में बांटो। हम्म। ठीक है। आपको मंगल और चंद्रमा को अगर वहां पर स्थापित करना हो, आप दूध से बनी हुई, शहद से बनी हुई खीर आप लेके जाओ, चावल दूध और शहद की खीर आप लेके प्रसाद के रूप में बांट सकते हो। ये जिनके ऊपर कर्जा चल रहा हो, कर्ज से मुक्त होना चाहते हो, उनके लिए बहुत अच्छा उपाय है। जी। मंगल बैठा हो 6 हाउस में, ये कर्जे का कारक बनता है, कर्जा चढ़ाता है ना, उस समय ये उपाय किया जा सकता है। अब देखो, सैटर्न को हम यहाँ पर 2nd हाउस में पहुंचाएंगे तो मंगल बुनियाद भी बन जाएगी उसकी। अब आप कहो कि 2nd हाउस से 9th हाउस पे टक्कर भी पड़ रही है और एक तरीके से बुनियाद भी बन रही है, तो कुछ जगह टक्करें नहीं मानी जाती हैं, कुछ जगह रूल्स दूसरे माने जाते हैं, बुनियाद वाला यहाँ पर रूल्स लगेगा। हम्म। ये जो बादल उठने वाला जो नियम नहीं था, 9th हाउस से बादल जी उठते हैं, जी। 2nd हाउस से टकराते हैं और चौथे घर पे बारिश करते हैं। देखो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा अगर सैटर्न को हम यहाँ पर पहुंचा दें 2nd हाउस में। 2nd हाउस मतलब दूसरा घर और 10वां घर भी सेट, 9वां घर, दूसरा घर और चौथा घर भी सेट, और जुपिटर को जो टक्कर पड़ रही है वो भी सेट। एक उपाय से कितनी सारी चीजें सही हो रही हैं। सर सेकंड हाउस में सैटर्न को पहुंचाने से केतु भी डबल अच्छा हो जाएगा, लास्ट क्लास में आपने बताया था। हाँ बिल्कुल। और सर केतु गुरु के ख्वाब देखेगा। केतु गुरु के ख्वाब देखेगा मतलब? 10th हाउस का प्लेनेट 12th हाउस के प्लेनेट के ख्वाब देखेगा, आपने लास्ट क्लास में बताया था। बिल्कुल। देखिए, उस प्लैनेट के ख्वाब नहीं देखता है, जब भी जो है ना 10th हाउस, 12th हाउस और 2nd हाउस में प्लैनेट बैठे होते हैं, है ना, तो व्यक्ति जो भी ख्वाब देखता है ना, वो अपने काम से उसको पूरा करने का काम करता है वो। ठीक। सर एक लास्ट पॉइंट इसमें, हम्म बस जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, जैसे कि 1 और 7 ये भी खाली है, तो अगर ये नेटिव चाहेगा तो इसमें कोई प्लानिट पोजीशन को बैठा सकता है, कोई उपाय के तौर पे रख सकता है इसमें। हाँ, यहाँ पर जैसे मंगल बैठा हुआ है 9th हाउस में, ठीक है, हम्म। तो यहाँ पर अ, व्यक्ति गोल्ड की चेन पहन सकता है, और अगर ये पहनता है तो ये अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, ये तीनों में एनर्जी आ जाएगी, तो ये जो पहला जो कुंडली का जो राजयोग है, धर्म त्रिकोण, वो पूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे प्लैनेट की चीज धारण करनी चाहिए गले में, जो शनि के भी मित्र हो और मंगल का भी मित्र हो, तो सोना धारण कर सकते हैं आप। सोना भी धारण, सोना सबसे सही रहेगा गले में पहनना है। सर एक एक चीज, एक पॉइंट और मुझे पूछने को मन कर रहा है, शायद ये एडवांस हो जाएगी। जैसे कि आप लास्ट क्लास में बता रहे थे कि ये जो 11th हाउस में जो भी प्लानिट है, ये जैसे वर्षफल में 8th में आ जाएंगे तो उसको काफी प्रॉब्लम आ जाएगी, ऐसे कुछ बोल रहे थे शायद आप। हम्म। तो इसमें इस सिचुएशन में जो 4 जो प्लानिट है वो अगर वर्षफल में 8 में आ जाते हैं तो इसको क्या ज्यादा ही तकलीफ होगी या क्या बिल्कुल होगा होगी, सर? बिल्कुल होगी। अच्छा, ठीक है सर, ये पॉइंट एक्चुअली में अभी याद आया तो और पूछ ये लिया शायद प्लेनेट इसके और ये प्लेनेट 8th हाउस में आके जब भी ये आएंगे, तो उन चीजों के जो भी इस प्लेनेट से संबंधित जो चीजें होंगी, वो खराब होना स्टार्ट हो जाएंगी। जी सर, और एक चीज आप बता दीजिए, जैसे कि अभी मैंने तकरीबन 10-11 सवाल पूछे, और ऐसे कौन से मेन पॉइंट है, मुख्य सवाल जो है अभी आप लोगों ने गौर नहीं किया, नोटिस नहीं किया, इस तरह से कुछ है इसमें आप आपकी तरफ से बोलने के लिए, हम लोग के सुझाव के लिए?
नहीं, मैंने तो कुंडली पूरी डिस्क्राइब कर दी, बस जो है अभी आपको वो चीज नहीं बता रहा हूँ कि ये प्लेनेट इस हाउस में बैठ के रिजल्ट क्या देंगे, वो चूंकि हाँ मैंने पढ़ाया नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूँ वो मैं। वो अभी बात सिर्फ मैं सिर्फ कुंडली को एक नजर में आप ये बता सकें कि इस कुंडली से सामने वाला व्यक्ति की मतलब क्या पोजीशन है, इसकी जिंदगी कैसी चल रही है। कम से कम एक नजर में आप ये पहचानना सीख जाएं, ये आप ये डिसाइड करना सीख जाएं कि ये कुंडली खराब है कि अच्छी है, बस। अच्छा। है ना? सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, एक कुंडली और लगता हूँ मैं। ठीक है ठीक है। सर ये कुंडली किसी की है या ऐसे ही आप बना के? नहीं, ये मेरे इसमें पड़ी हुई है, इसी में से सेलेक्ट कर रहा हूँ सर एक और। हमने सेंड की थी, वो वाली लगाओ अब। है? मैंने एक आपको भेजी थी कुंडली। नहीं, ऐसे नहीं है, वो अभी नहीं लगाएंगे। ठीक है। सर आपने अभी 10 बादाम का बोला तो 5th हाउस में है, तो 10 बादाम लेके जाने सर। क्या चीज? अभी आपने उपाय बताया ना कि 10 बादाम मंदिर का, 5 बादाम वापस घर पे लेके आने का, तो हाँ शनि तो 5th हाउस में है ना, हाँ तो 10 बादाम लेके जाने का 5th हाँ। हाउस में तो। अच्छा 5 वापस भी लाने ये हैं मैडम? ये शनि 5 के उपाय होते हैं सिर्फ। जब शनि 5th हाउस में होता है, ये उपाय सिर्फ हाँ। तभी करना है। नहीं, माता जी पूछ रही हैं कि 5वें घर में 10 बादाम क्यों चाहिए, ऐसे ही हाँ है? वैसा वैसा पूछने का। नहीं, वो चूंकि शनि जो है ना, शनि का उपाय जब भी किया जाता है ना, तो क्योंकि 10th हाउस का वो मालिक है, इसलिए क्वांटिटी 10 रखी जाती है। तो यहाँ पर हम 5th हाउस का उपाय कर रहे हैं, इसलिए ये 5 वापसी की भी बात कर रहे हैं। 5 वहां पे 10 पूरी लेके जाना है, मतलब प्रॉपर सैटर्न को वहां पे लेके जाना है, और वहां से उनको स्थापित करके 5 वहां से वापस ले आना है। लेकिन वो 5 घर पे मतलब हमेशा के लिए घर में रख देने का अपने। नहीं नहीं, उसको मैंने बताया कि उसको 43 डेज का ये उपाय है, और हाँ उसको 5 उसको रखते जाना है सफेद कपड़े में बांध के, और जब ये उपाय पूरा हो जाए 43 डेज, तो इसको जो है ना जल प्रवाह कर दें। हाँ घर पे रखे हुए बादाम को। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, वही पूछने थे। इस कुंडली के बारे में बताइए, क्या कहता है इसका फर्स्ट हाउस, कैसा है ये व्यक्ति। मांगलिक। फर्स्ट हाउस से इसके स्वभाव का पता चलेगा, है ना, और पूरा स्वभाव के बारे में पता चलेगा, और लाइफ में किस तरीके से चीजें इसको हासिल होंगी, वो लगन से पता चलता है। तो कैसा है लगन इसका? ये गुस्से वाला रहेगा ना सर, मंगल है जो। वो सब नहीं, मत बताओ मुझे, ये बताओ मंगल की यहाँ पर फर्स्ट हाउस किस कंडीशन में है ये, अच्छी कंडीशन में है कि बैड कंडीशन में, बस मैं इतना जानना चाह रहा हूँ। वो तो अच्छी मंगल का ही हाउस है। है? मंगल वो अपने ही मंगल अपने ही घर में तो जिसमें अच्छा ही ओनर होगा। है ना। मंगल अपने ही घर में है? हाँ कहीं ये मंगल बद तो नहीं है? नहीं सर, नहीं है। हम्म, मतलब इस नेक है, व्यक्ति, ये जो नेक है। व्यक्ति है, ये बड़ा ही एग्रेसिव स्वभाव का होगा। हम्म, ठीक। और जो मंगल का एक जो गुण होता है, अगर ये मंगल बद होता, तो हम यहां पर कहते कि ये बहुत गुस्सैल होगा। तो अब जो क्या है कि ये शुभ मंगल है, एग्रेसिव मोड में तो होगा व्यक्ति, लेकिन एक इसके अंदर एक धैर्य भी बहुत होगा, है ना, हर चीज को जो है बहुत ही गंभीरता से लेके तब निर्णय लेता होगा, और किसी फालतू की बात पे इसको गुस्सा नहीं आती होगी। अच्छा मंगल है, शुभ मंगल है ये। सर इसके सर पास प्रॉपर्टी मंगल भी ज्यादा रहेगा ना। है? प्रॉपर्टी भी ज्यादा रहती है ना, मंगल रहता है तो प्रॉपर्टी देता है ना। प्रिडिक्शन पे मैसेज। सर और इसमें एक सूर्य और बुध के साथ होने से मंगल की मजबूती और अच्छी होगी, और अच्छा मंगल हो गया ये। सर इसमें तो 2 मंगल बन रहे हैं ना, एक 10th हाउस में भी, एक लगन में भी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये तो मंगल बहुत ही शुभ होगा इसमें सर। हाँ बिल्कुल शुभ हो गया, मैं वही बोला ना कि सूर्य और बुध दोनों साथ में है,
और मंगल फर्स्ट हाउस में है, तो इस मतलब सबसे अच्छा प्लेनेट हो गया मंगल यहाँ। पर इसके हिसाब से बहुत अच्छा होगा उसके लिए। हम्म। अब और इस मंगल को कहीं से मदद भी मिल रही है, ये भी तो देखो। फर्स्ट हाउस में बैठे हुए मंगल को कहीं से मदद मिल रही है। राहु और शनि से। राहु और शनि से। 9,000। 9th हाउस बुनियाद बनी हुई है इस मंगल की। मतलब पापी प्लैनेट जो है ना, इसको मदद दे रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि ये व्यक्ति अपनी किसी भी चीज को, जिस चीज को भी ये पाना चाहेगा, तो साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से ये हर तरीके से चीजों को मैनेज कर लेगा। ये बुनियाद बने, बुनियाद में बैठे हुए शनि राहु। मतलब इस व्यक्ति के लिए ये सैटर्न राहु एक तरीके से बुनियाद का काम करेंगे। ठीक है। और मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, जागा हुआ मंगल है, क्योंकि 7th हाउस में चंद्रमा है। चंद्रमा की क्या पोजीशन है? चंद्रमा कैसा है इस घर में बैठ के? चंद्रमा की क्या सिचुएशन है इस घर में बैठा हुआ चंद्रमा? 7th हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा, क्या कहोगे आप? शुक्र के घर में बैठा है। हम्म। सर ठीक वो है। दोनों भी उसके दोस्त है, बुध और शुक्र। चंद्रमा की पोजीशन अच्छी नहीं है, लेकिन मंगल जागा हुआ है चंद्रमा के कारण से। नहीं, मंगल को छोड़ो, अब चंद्रमा की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल 7th हाउस और चंद्र 7th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, और चंद्रमा के घर में कोई नहीं है। गुरु की दृष्टि भी पड़ गई। सर ठीक है, पोजीशन ना बुरी है ना अच्छी। अच्छा है। अब हम इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इस कंडीशन में हम ये देखेंगे कि कितना परसेंट चंद्रमा, कितने सूत्रों से चंद्रमा शुभ हो रहा है और कितने सूत्रों से चंद्रमा अशुभ हो रहा है। अब चंद्रमा 7th हाउस में शुक्र और बुध के घर में बैठा हुआ है, मतलब कंफर्टेबल पोजीशन पे तो नहीं है। पहला परसेंट, एक पॉइंट डाल दो अशुभता में। लेकिन यहां पर मंगल की पूर्ण दृष्टि है, 100% दृष्टि। मतलब ये वही वाली बात हो गई कि हम किसी शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, लेकिन सामने वाले घर में एक मेरा मित्र बैठा हुआ है जो मेरे ऊपर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है कि अगर तुमको प्रॉब्लम आई तो मैं देख रहा हूं। शत्रु के घर में भी सुरक्षित है यानी। शत्रु के घर में सुरक्षित है चंद्रमा। और ठीक है। और केतु गुरु से मदद मिल रही है। केतु गुरु से मदद मिल रही है। यहां पर केतु बहुत शुभ कंडीशन में है, क्योंकि जुपिटर के साथ में है केतु, और जुपिटर तो चंद्रमा का मित्र है ही। तो जुपिटर और केतु से मदद मिल रही है। और बुनियाद कौन बना हुआ है? वीनस। और 3, 7, 11 में ये प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो ये एक तरीके से अच्छा योग हो गया। ये काम त्रिकोण जो होता है ना, उस त्रिकोण को ये पूरा कर रहा है। ठीक है। तो ये अशुभ जगह हाउस में बैठने के बावजूद, लेकिन प्लैनेट की पोजीशन इस तरीके की बनी हुई है कि एक दूसरे की मदद पे है ये प्लैनेट। केतु 3rd हाउस में अच्छा नहीं होता है, मंगल को खराब करता है, मंगल को बद करता है, लेकिन केतु के साथ में गुरु बैठा हुआ है।
नीच का भी है सर केतु फिर भी हाँ, केतु तो नीच का है, लेकिन उसको गुरु का सपोर्ट मिल गया ना। सपोर्ट मिल गई। गुरु के साथ में हो गया, गुरु के साथ में केतु हो जाए, या एक दूसरे से मतलब वही एक 5 के उसमें बैठे हो, तब भी जो है वही चीज मानी जाती है, सर किसी भी हाउस में हो। किसी भी हाउस में। जैसे बुध है, बुध सूर्य है, अब जैसे सूर्य बुध, यहां पर सूर्य जो है वो अच्छी पोजीशन पे नहीं है क्योंकि शनि के घर में बैठा हुआ है। लेकिन बुध जब भी सूर्य के साथ में किसी भी हाउस में आके बैठ जाए, सूर्य अच्छा हो जाता है और बुध भी अच्छा हो जाता है। सूर्य बुध की युति बुध के लिए भी अच्छी है, सूर्य के लिए भी अच्छी है, तो इसका करियर वाला भी भाव अच्छा हो गया। प्रॉब्लम भी तो बताओ, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। सूर्य 10th हाउस में सर एक प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन बुध के सूर्य, साथ है तो वो भी ठीक हो जाएगा मैंने सर बोला जी। ना कि सूर्य 10th हाउस में बुध के साथ में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर इसका 9th हाउस डिस्टर्ब है, बाकी तो सब ठीक लग रहा है। नहीं नहीं, और भी देखो, और भी देखो कहाँ डिस्टरबेंस है। सूर्य बुध धोखे के ग्रह भी हो गए। सूर्य बुध को टक्कर भी है। केतु गुरु की। ये तो गुरु की। अब हम इसको टक्कर को देखो, गुरु की टक्कर बुध पे, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। केतु की टक्कर बुध पे, ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। केतु की टक्कर सूर्य पे, ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। मतलब अच्छे प्लैनेट यहां पर बैठने के बावजूद, अब हम ये कहेंगे, इससे हम इससे जो बात करेंगे, इसके करियर के बारे में अगर बात करनी हो तो हम इससे ये कहेंगे कि करियर तो आपका बहुत शानदार है। करियर आपको हो सकता है गवर्नमेंट की पूरी मदद मिलती हो, गवर्नमेंट से संबंधित आपका काम भी हो, लेकिन आपको करियर में हमेशा जो है ना एक डर का माहौल बना रहता है, या आप अपने करियर से संतुष्ट नहीं होंगे कभी। आपको हमेशा जो है ना मतलब एक करियर से जो सेटिस्फेक्शन चाहिए ना, उसमें कमी आपको हमेशा देखने को मिलेगी। वैसे आपका करियर बहुत अच्छा है, यही तो बात करेंगे इससे। अच्छे करियर होने के बावजूद इस व्यक्ति को हमेशा करियर की तलाश रहेगी। इसको एक किसी करियर में सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ चीजें इस व्यक्ति के हिसाब से खराब होती रहेंगी। सर ऐसा भी होता है, शुक्र अगर बुध के बाद वाले घरों में हो तो शुक्र खराब हो जाता है कुछ, ये भी था। ऐसा भी होता है, नहीं नहीं, अगर बुध पहले हो शुक्र बाद में हो तो ये अच्छा है, लेकिन अगर शुक्र पहले हो और बुध बाद में अच्छा हो तो तो ये, खराब। देखो शुक्र से पहले हमेशा बुध को होना चाहिए। ठीक नहीं है। तो अगर बुध शुक्र के बाद में होगा तो लाल किताब कहती है कि शुक्र पागल होगा बुध के बगैर। मतलब बुध शुक्र को मदद बुध की मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र एक तरीके से जितनी भी भोग विलास की चीजें हैं ना वो सारा शुक्र है। और बुध अगर पहले होगा तो आपके पास में दिमाग होगा, मतलब शुक्र में एक एक बुद्धि आ जाएगी कि हमको ये भोग विलास वाली जो चीजें हैं ना वो किस रूप में पूरी करनी है। लेकिन अगर शुक्र पहले होगा बुध बाद में होगा तो ऐसे व्यक्ति के पास में बुद्धि नहीं होगी कि उसको भोग विलास वाली चीजें कहाँ से कहाँ उसको मतलब कहाँ से लेनी चाहिए, और उस बारे में क्या सोचना चाहिए। वो एक तरीके से खुला व्यक्ति होगा, कि जैसे कहते नहीं कि जिस ऐसा व्यक्ति वो कहीं भी मुंह मारने लगता है, मतलब इस नेचर का, अगर बुध बाद में होगा और शुक्र पहले होगा।
शुक्र को बुद्धि तभी आएगी जब बुध पहले होगा। सर इसमें शायद शुक्राणु में भी प्रॉब्लम हो जाती है, स्पर्म का इसमें भी शायद। हाँ बिल्कुल, वीनस से संबंधित चीजें जो है ना, वो फिर व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रॉब्लम तो रहेगी रहेगी, क्योंकि शुक्र शुक्र खराब होगा। देखिए, केतु खराब होता है इस पोजीशन पे, जैसे सर शुक्र पहले हो लेडीज बुध लेडीज बाद चार्ट में में भी सेम प्रॉब्लम, है। लेडीज किसी लेडीज चार्ट में भी ये प्रॉब्लम तो सेम ही रहेगी। प्रॉब्लम सेम रहेगी, केतु खराब हो जाता है। हम्म। केतु खराब होने से, केतु जो है ना, ये केतु आपके समाज में आपका कितना नाम होगा, आपका झंडा कितना बुलंद होगा, केतु उसका भी कारक होता है। केतु आपके जीवन में जितनी फुल अय्यासियां है ना, उसका भी कारक होता है। केतु आपके बॉडी के जितने भी सेक्स ऑर्गन्स हैं, चाहे मेल के चाहे फीमेल के, उनका भी कारक होता है। केतु घुटनों के, पैरों के जितने भी जॉइंट्स हैं, उन सब का कारक होता है। तो जब भी ये पोजीशन बनती है ना, शुक्र पहले और बुध बाद में, तो बस समझ लो आप इन्हीं सबसे चीजें से, इन सब चीजों में समस्या आ जाएगी जो मैंने केतु की चीजें गिनवाई आप। सर इसमें गुरु केतु की जो शुक्र पे दृष्टि जा रही है, तो ये तो सुप्ता वाली दृष्टि होगी ना सर? नहीं, ये सुविधा वाली दृष्टि इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर केतु जो है ना, वो अच्छी पोजीशन पे नहीं है। जी। केतु अच्छी पोजीशन पे नहीं है, लेकिन चूंकि जुपिटर के साथ में है तो इसको हम शुभ ही मानेंगे। लेकिन यहाँ पर शुक्र इंडिविजुअल खराब हो रहा है, खुद खराब हो रहा है शुक्र, क्योंकि शुक्र के घर में 7th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है ना। और इस वजह से जो कुंडली में वो जो शुक्र का जो ऋण होता है ना, वो भी इस कुंडली में काम कर रहा है। शुक्र का ऋण कहने का मतलब यह है कि पत्नी के संबंध में इस व्यक्ति को हमेशा जो है ना प्रॉब्लम रहेगी, चाहे उससे उससे विचार ना मिले, चाहे उसकी सेहत खराब रहे, मतलब एक शिकायत हमेशा रहेगी पत्नी के कारण। और उससे क्या होगा, उससे क्योंकि चंद्रमा बैठा हुआ है यहाँ पर वीनस के घर में, उससे क्या होगा कि इनकी मानसिक स्थिति जो है ना हमेशा डिस्टर्ब रहेगी, हमेशा, पत्नी की वजह से। राहु शनि 7th हाउस में, 9th हाउस में बैठने का मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति ऊपर से भले आपको बहुत ही धार्मिकता वाला इंसान लगे, लेकिन इसके 9th हाउस में निगेटिव प्लैनेट का, वो भी खराब शनि का बैठना, पापी शनि का बैठना, मतलब ये समाज के सामने भले अपने आप को बहुत ही सामाजिक दिखाए, ये सॉरी धार्मिक दिखाए, लेकिन खुद ये व्यक्ति एक जो वो कहते नहीं, ये जो बंद कमरे वाला जो वो होगा ना, उसमें ही सब कुछ करेगा। मतलब धार्मिकता को एक कोने में रख के, अपनी आइडियोलॉजी को एक कोने में रख के सब कुछ कर सकता है। आप भरोसा नहीं कर सकते इस व्यक्ति के ऊपर कि ये सामने दिख रहा है कुछ और, ये हो सकता है पीछे, पीठ पीछे कुछ और। राहु शनि 9th हाउस, खासकर राहु 9th हाउस। अब चूंकि राहु शनि भी साथ में है, तो राहु के साथ में शनि भी खराब हो गया। और मंगल की दृष्टि भी तो है सर उसमें। मंगल की दृष्टि नहीं है, मंगल की 10वीं दृष्टि, सॉरी 9th वाली हाँ, नहीं पड़ेगी। बुनियाद बना हुआ है, बुनियाद बना हुआ है मंगल। ये बुनियाद 9th हाउस बुनियाद बना हुआ है मंगल की। अच्छा। मंगल की बुनियाद, मैंने वही कहा कि इसको जो है ना, अब देखो 9th हाउस बुनियाद बनने का मतलब ये हुआ कि राहु शनि की वजह से आपके पूर्वजों की हालत, चाहे जिस सिचुएशन की, चाहे जैसी रही हो,
लेकिन आपके लिए वो हमेशा खड़े हैं, आपकी उन्होंने मदद हमेशा की हो, वही एक बुनियाद होगी आपकी। लेकिन सेकंड हाउस खाली है, बादल तो उठे, टकरा कहीं नहीं पाए। उस बुनियाद का अगर इस व्यक्ति को कोई लाभ हुआ हो, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि सेकंड हाउस खाली है, फोर्थ हाउस भी खाली है। क्या करेंगे उपाय, क्या कर सकते हैं, किस तरीके से शिफ्टिंग कर सकते हैं? अभी उपाय नहीं पूछ रहा हूं, मतलब सिर्फ एक आप लोगों से आइडिया ले रहा हूं कि क्या कर सकते हैं इस कुंडली की सुधार के लिए। किस प्लैनेट, किस हाउस में क्या क्या कर सकते हैं, मतलब किस हाउस में प्लैनेट की एनर्जी बैठा दें कि हाउस वाइज ये चार्ट अच्छा हो जाए। अभी कौन सा प्लैनेट बैठाना है वो सब छोड़ो। सर उपाय तो राहु और शुक्र की शायद करना चाहिए इसमें। केतु। हम्म। देखो, इस चार्ट में अगर हम सेकेंड हाउस में किसी भी प्लैनेट की एनर्जी को अगर हम पहुंचा देते हैं तो काफी हद तक ये कुंडली अच्छी हो जाएगी। सर मून को अगर बैठा दे तो एग्जॉल्टेड कर दे। नहीं, किसी ऐसे प्लैनेट को हम पहले लेके ले जाएंगे जिससे जो है ना, कोई प्लैनेट किसी हाउस में अशुभ स्थिति में बैठा हो, उसको हम शुभ स्थिति में सेकंड हाउस में उस प्लैनेट की एनर्जी को बैठा दें। चंद्रमा तो ठीक है, चंद्रमा को मंगल की सपोर्ट भी मिल रही है, जुपिटर की मदद भी मिल रही है, चंद्रमा तो ठीक है अपनी इस चार्ट में। तो सैटर्न को ले जाते हैं। सैटर्न भी नाइन्थ हाउस में अच्छा है, सैटर्न खराब नहीं है नाइन्थ हाउस वो में, के साथ है ना। जुपिटर का घर है भाई। अच्छा। केतु को सर। केतु को यहां पर कर सकते हैं, केतु को सेकंड हाउस में स्थापित कर सकते हैं। मतलब अगर ये व्यक्ति काला सफेद कंबल धर्म स्थान पे जाके साल में एक बार दे दिया करे और मंदिर में बिछा दिया करे जाके, तो इसके लिए ये अच्छा रहेगा। केतु उसमें धर्म स्थान में सेकंड हाउस में स्थापित हो जाएगा, और केतु जब सेकंड हाउस में स्थापित होगा तो सूर्य बुध को भी सपोर्ट मिलेगा, सेकंड हाउस और टेंथ हाउस में प्लैनेट आ जाएंगे, और जो नाइन्थ हाउस से जो बादल उठते हैं सेकंड हाउस से जो टकराते हैं वो भी नियम इसमें लग जाएगा। सर एक बार बताओ, जैसे कहते हैं राहु और केतु आमने सामने रहते तो वो चीज रहती है फिर ऐसे में भी हम केतु यहाँ लाएंगे तो क्या राहु ऑटोमेटिकली सामने उसके जाएगा? ऐसा नहीं, होता है? नहीं। और राहु का उपाय यहां पर यही होगा कि राहु से संबंधित जो चीजें होती हैं जैसे नारियल, खोटे सिक्के, क्या, और चूंकि शनि के साथ में बैठा हुआ है तो कोयले को भी यूज कर सकते हैं। ये चीजें जो है जल प्रवाह करवा दो, राहु अपने आप शांत हो जाएगा वहां जाके। बस ये दो उपाय हैं। और अगर वीनस से संबंधित चीजें अच्छी रिजल्ट नहीं दे रही है, पत्नी से संबंधित समस्या आ रही है और 100% आ रही होगी इस व्यक्ति को, तो लगभग लगभग 11 किलो आलू हल्दी से पीले करके गाय को, काली गाय को जिसके सींग नहीं होते हैं उसको खिला दो। सर कौवे को दही भी डाल सकते हैं। कौवे को दही, हाँ डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। देखिए, ये ये यहाँ पर अच्छा उपाय इसलिए माना जाएगा कि बृहस्पति का ये घर है, तो हल्दी से पीले करने का मतलब ये हुआ कि साथ में जो है ना वो
बृहस्पति के उपाय से इसको सही किया जा रहा है। शनि का तो मित्र है शुक्र। इसलिए हलो जल्दी से पीले करके इसको करेंगे। सर ये जो आलू वाला उपाय है, इससे को शुक्र को क्या हेल्प मिलेगी? ये यानी कि वो शुक्र इसी घर में रहेगा या कुछ ट्रांसफर होएगा? नहीं नहीं, शुक्र इस घर में तो ठीक है, हाँ। शुक्र इस घर में ठीक है, लेकिन शुक्र की अशुभता दूर हो जाएगी। शुक्र की अशुभता दूर हो जाएगी। जो इसका ऋण लगा हुआ है ना, चंद्रमा 7th हाउस में आ गया, उसकी वजह से जो शुक्र का जो ऋण लगा हुआ है, ठीक है, वो ये कर सकते हैं। नहीं तो फिर वो जो उपाय होता है शुक्र के ऋण वाला, कि 100 गायों को एक दिन ही पूरा चारा खिलाना, हरा चारा खिलाना, या फिर वो करो। दो में से एक उपाय होगा। तो कुंडली, कोई भी कुंडली आपके सामने आती है, इतना तो अब आप देखना सीख ही गए होगे कि ये कुंडली अच्छी है कि खराब है। इतना तो आप कुंडली, मेरे ख्याल से आपको ये देखने में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, है ना। कुंडली जी सर, खराब है अगर कि देखे अच्छी है, जाए बस सबसे पहले तो यही जज करना है। जो सामने वाला आपके सामने बैठा हुआ है अपनी कुंडली को लेके, कम से कम कुंडली को देख के सबसे पहले ये तो अंदाजा हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति दुखी है कि ये वैसी कुंडली दिखाने आया है। मुझे तो बहुत सारे लोग ऐसी कुंडली भेज देते हैं, मैं तो सामने वाले से पूछ देता हूँ कि आप काहे कुंडली दिखा रहे हो, आपको तो कुंडली दिखाने की जरूरत ही नहीं, आप तो, आपका तो जीवन बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है। तो सामने वाला बोलता है नहीं नहीं सर, दो ही तीन चीजें बोलता है। एक तो सर आपसे मुझे बात करनी थी, अपनी कुंडली के बारे में बात करनी थी आपको। दूसरी दिक्कत कुछ नहीं है, बस अपनी कुंडली के बारे में समझना था। वो पता चल जाता है कुंडली को देख के ही, इसी तरीके से पता चलता है। उसमें कोई बहुत कोई अलग से कोई शक्ति नहीं बताती है कि ये कुंडली खराब है। सिर्फ यही रूल्स आपको याद रखने हैं, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। अब ये 3 7 11 में प्लैनेट बैठे हुए हैं, भले ही किसी न किसी रूप में खराब हो रहे हो, लेकिन इसका काम त्रिकोण बहुत मजबूत है। मतलब ये व्यक्ति कर्मठ होगा, अपने दम पे, अपने कर्मों, काम में ये इतना जो है एक तरीके से समर्पित होगा कि अपने अपने काम के प्रति से ही ये सब कुछ बना ले जाएगा। सर, इसमें जनरल नॉलेज के लिए मैं दो चीजें पूछना चाहूंगा आपसे। इसमें जैसे कि ये कुंडली शायद 11 बजे की है, इसमें लिखा है। अगर बंदा बोलने में उसको प्रॉब्लम होती है कि 11 बजे या 10 10:30 10:45 ऐसे कुछ होता है, तो ये एग्जैक्ट पोजीशन, प्लांट पोजीशन आ जाएगी सर, हम लोग अगर डालेंगे चार्ट में तो? क्या, मैं समझा नहीं क्या पूछ रहे हो आप। जैसे कि अगर वो जो टाइम है अपना बर्थ टाइम अगर एग्जैक्ट नहीं बता पाया, हाँ, अब बोल बोल रहा है कि 10:30 10:45 ऐसे ही कुछ होगा, तो इसमें हम लोग का उ, उसकी भाषा को सुन के, जैसे कि 10:30 या 45 देके देखेंगे, अगर जो प्लांट पोजीशन आया तो उसको हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसको? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे 5 10 मिनट में प्लैनेट की पोजीशन बहुत कम ही चेंज होती है। वो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन तो ये केपी से या इन सब चीजों से ज्यादा एक्यूरेट आप कर सकते हो। लाल किताब से थोड़ा सा करना मुश्किल होता है, उसके लिए टाइम एग्जैक्ट होना चाहिए। जैसे जैसे कि अ, जो ट्विंक्स होते हैं ना, जुड़वा बच्चे, उनका तो बस 1 2 मिनट 5 मिनट का ही फर्क होता है ना। हम्म। हाँ हाँ होता है। तो आप
लाल किताब में तो सेमी कुंडली दिखेगी आपको, तो आप सेमी प्रेडिक्शन करोगे उसकी। हाँ, जैसे कृष्णमूर्ति पद्धति है, उसमें सब लॉर्ड और नक्षत्र चेंज हो जाते हैं। वहां से आप उसको कुंडली को वहां उससे देखेंगे आप, तब आप चीजों में अंतर आप सामने वाले को बता पाएंगे। यहां से नहीं बता पाएंगे आप। यहाँ से नहीं बता पाएंगे जी सर, मैं वही जानना चाह रहा था। यहां से नहीं बता पाएंगे क्योंकि कुंडली चेंज नहीं होगी, तो कैसे आप अंतर बता पाओगे। जी। हाँ, सब लॉर्ड और वो थोड़ा भी टाइम का, अगर 2 मिनट का 3 मिनट का भी फर्क हो गया तो सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड चेंज हो जाते हैं, वो केपी से फिर आप देखोगे आप। हाँ, कृष्णमूर्ति पद्धति से आप जो है ना उसके दोनों के बारे में आप बता सकते हो। सर एक मेरे मन में इस तरह से एक सवाल आ रहा है, जैसे कि ये अभी आप जो चार्ट लगा रहे हैं, ये प्लैनेट पोजीशन एग्जैक्ट है जो हम लोग को अभी पता चल रहा है। अगर सपोज कोई एक पंडित के पास, ज्योतिषी के पास गया और उसने देखा कि शुक्र जो है वो 10th में आ रहा है और उसका उपाय उसने बता दिया, तो इसमें उस बंदे का क्या हालत हो